दोस्तों सोचिए, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। ना ही इंटरनेट होता, ना ही टीवी होता, ना ही लाइव क्रिकेट मैचेस होते और ना ही ओटीटी पे वेब सीरीज़ होते। हम लोग 60-70 साल पीछे चले गए होते। ना ही हमको वेदर रिपोर्ट्स मिल रहे होते और ना ही हमारे पास रास्ते ढूंढने के लिए जीपीएस होते। ये सब कुछ संभव हुआ सैटेलाइट्स की वजह से। पर दोस्तों एक ज़माना था जब इंडिया को सैटेलाइट्स छोड़ने के लिए अमेरिका और रशिया पे डिपेंड होना पड़ता था। और आज का दौर है जब पूरी दुनिया इंडिया पे डिपेंड रहती है सैटेलाइट छोड़ने के लिए। स्पेस रिसर्च की फील्ड में इंडिया तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये सब संभव हो रहा है इसरो की वजह से। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत आसान था। इसरो ने अपने स्टार्टिंग डेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। उनके पास संसाधन बहुत ही कम थे, लिमिटेड थे और उसी में उनको सक्सेसफुल होना था। आपने साइकिल वाली और बैलगाड़ी वाली फ़ोटो तो देखी होगी, जब इसरो के साइंटिस्ट रॉकेट के पार्ट साइकिल और बैलगाड़ी में लेके आया करते थे। पर उसी मेहनत का नतीजा है कि आज इसरो का लोहा पूरा दुनिया मानता है। इसरो ने अब तक खुद के 85 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च किए हैं और बाकी देशों के 100 से ज़्यादा। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज या फिर रशिया की रॉसकॉस्मॉस के पास भले ही पैसा ज़्यादा हो, पर इसरो की कामयाबी ज़्यादा है। इसरो का सक्सेस परसेंटेज इन तीनों से ही ज़्यादा है। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि हम आज जिस इसरो को जानते हैं, जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसका नाम इसरो नहीं था। बिल्कुल शुरुआती दौर में इसका नाम था इनकॉस्पर, यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जो कि 1962 में ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई, होमी भाभा और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया। दरअसल दोस्तों स्पेस का गेम शुरू हुआ 1957 से, जब रशिया ने अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक को अर्थ के ऑर्बिट पे स्थापित कर दिया। उसके बाद से ही पूरी दुनिया स्पेस में इंटरेस्ट लेने लगी। रशिया और अमेरिका सहित करीब करीब 50 देशों ने एक डील साइन किया कि सब मिलके स्पेस रिसर्च पे काम करेंगे। 1 साल का ये डील था। विक्रम साराभाई को जब ये पता चला तो वो दौड़े दौड़े जवाहरलाल नेहरू के पास गए। जवाहरलाल नेहरू को बोला कि पूरी दुनिया स्पेस रिसर्च पे काम करने वाली है, इंडिया को ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, हमें भी इसमें शामिल होना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू विक्रम साराभाई की बात मान गए और विक्रम साराभाई को ही इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। इसके बाद 1960 में अमेरिका ने टोक्यो ओलंपिक का पहली बार लाइव प्रसारण करके अपने सैटेलाइट की पावर दिखाई, अपनी स्पेस रिसर्च की पावर दिखाई, जिससे कि विक्रम साराभाई और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और उनको पता लग गया कि अब यही फ्यूचर है। विक्रम साराभाई ने उस दिन ठान लिया कि इंडिया को इस रेस में, स्पेस रेस में शामिल करना है। विक्रम साराभाई ने उसके बाद पूरे इंडिया से बेस्ट साइंटिस्ट इकट्ठा किए और स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत कर दी। 1962 में विक्रम साराभाई, होमी भाभा और जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में इनकॉस्पर की शुरुआत हुई। 1963 में केरला के थुम्बा से इंडिया ने पहला एक्सपेरिमेंटल रॉकेट छोड़ा, पर यह रॉकेट बना हुआ था अमेरिका में और विक्रम साराभाई ये चाहते थे कि रॉकेट इंडिया में ही बने। विक्रम साराभाई और उनके साइंटिस्टों ने दिन रात मेहनत की और 1966 का वो साल था जब विक्रम साराभाई और उनकी टीम ने पहला इंडियन मेड रॉकेट छोड़ा, जिसका नाम था रोहिणी। उसके बाद 1969 में इनकॉस्पर का नाम चेंज करके इसरो रख दिया गया। अभी जो मैंने रोहिणी का नाम लिया, रोहिणी सैटेलाइट का नाम लिया, इसको भी केरला के थुम्बा से ही छोड़ा गया था। अब बात करते थोड़ा थुम्बा के बारे में, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दरअसल दोस्तों इंडिया के पहले इंटरनेशनल लॉन्च स्टेशन के लिए केरला के थुम्बा को चुना गया, क्योंकि जो केरला का थुम्बा गांव है, एक तो वो समुंदर के बिल्कुल पास है, समुंदर किनारे है, और दूसरा वो अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर के सबसे पास है, जिसकी वजह से रॉकेट छोड़ने के लिए ये जगह परफेक्ट मानी गई। इंडिया तो छोड़ो, अमेरिका भी यहाँ से कुछ रॉकेट छोड़ती थी। पर दोस्तों जब थुम्बा को इंटरनेशनल लॉन्च स्टेशन बनाया गया तो इस गाँव में कुछ भी नहीं था, एक भी बिल्डिंग नहीं थी, सिर्फ एक चर्च था और बिशप का घर था। विक्रम साराभाई ने जब बिशप से पूछा कि क्या हम चर्च में बैठ के रॉकेट्स असेंबल कर सकते हैं, क्या हम चर्च को यूज़ कर सकते हैं अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए, तो बिशप ने सभी लोगों से पूछा क्या हम चर्च को इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए दे दें, तो सब लोगों ने हामी भर दी और जो थुम्बा का चर्च था वो विक्रम साराभाई ने ले लिया और उसमें रॉकेट को असेंबल करने लगे। आज वो थुम्बा का चर्च
स्पेस म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ तक कि थुम्बा में जो बिशप का घर था उसको भी विक्रम साराभाई को दे दिया था उन्होंने, वहाँ पे इंटरनेशनल लॉन्च स्टेशन का हेडक्वार्टर बनाने के लिए। यहाँ तक कि जितने भी मछुआरे थे उस गांव के, उनको बिशप ने बोला कि आप सबको विक्रम साराभाई की मदद करनी चाहिए इस प्रोग्राम में, और सारे मछुआरों को लगा दिया विक्रम साराभाई के साथ। विक्रम साराभाई के साथ एक और व्यक्ति मौजूद थे वहाँ पे, जिनका नाम आप सब जानते ही होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम उस समय जूनियर साइंटिस्ट थे और उनको तब तो कोई नहीं जानता था, पर आज पूरी दुनिया जानती है उनको। इन सारे प्रोग्राम्स और एक्सपेरिमेंट में एक व्यक्ति थे जो विक्रम साराभाई के साथ खड़े हुए थे और उनको बहुत मदद कर रहे थे, वो थे न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी भाभा। पर दोस्तों 1966 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। होमी भाभा एक मीटिंग करने फ्रांस जा रहे थे और वहाँ पे उनका प्लेन क्रैश हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। होमी भाभा के मृत्यु के बाद विक्रम साराभाई बिल्कुल टूट गए और इंडिया का स्पेस प्रोग्राम थोड़ा थम सा गया। बहुत सारे लोग एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी मानते हैं कि होमी भाभा का जो प्लेन है वो जानबूझ के क्रैश कराया गया इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को रोकने के लिए, पर दोस्तों इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, इंडिया और रशिया की दोस्ती गहरी हो गई और अमेरिका से दूरियां बढ़ गई। 1971 दिसंबर में ही विक्रम साराभाई की मृत्यु हो गई। कैसे हुई ये तो नहीं पता लगा और मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनती है कि शायद अमेरिका के CIA ने विक्रम साराभाई को जहर देके या कुछ देके मार डाला, पर इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया क्योंकि पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ विक्रम साराभाई का। 1972 में इसरो की कमान संभाली यंग एंड विजनरी सतीश धवन ने। अब इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सतीश धवन पे थी। उन्होंने एक और इंटरनेशनल लॉन्च स्टेशन चुना, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। आज तक भी इंडिया के जो इम्पोर्टेंट मिशंस है वो श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च होता है। सतीश धवन के आने के बाद इंडिया का स्पेस प्रोग्राम दुगनी गति से आगे बढ़ने लगा और 1975 में एक बहुत बड़ी चीज हुई इंडिया के लिए। सोवियत की मदद से, सोवियत के लॉन्च स्टेशन से इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, आर्यभट्टा। फिर 1975 में ही इंडिया ने अमेरिका के नासा के साथ कोलैबोरेशन करके नाइके सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसकी वजह से ब्रॉडकास्टिंग में बहुत ज़्यादा मदद हुई और इसकी वजह से इंडिया में दूरदर्शन आया, घर घर में टीवी आया। भारत स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में आगे तो बढ़ रहा था, पर भारत के पास कोई भी रॉकेट लॉन्च व्हीकल नहीं था। इसके बाद सतीश धवन के साथ मिलके एपीजे अब्दुल कलाम ने ठाना कि इंडिया का अपना लॉन्च व्हीकल होना चाहिए और एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में इंडिया ने बनाया SLV यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पर इंडिया का पहला मिशन, SLV का पहला मिशन, एपीजे अब्दुल कलाम का पहला मिशन फेल हो गया और बे ऑफ बंगाल में रॉकेट गिर गया। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम बहुत निराश हुए। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत थके थके महसूस कर रहे थे। उसके बाद सतीश धवन एपीजे अब्दुल कलाम के पास गए और उनको बोला कि चलो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को लगा कि सारा दोष उनके ऊपर दे दिया जाएगा इस फेलियर का। सतीश धवन और एपीजे अब्दुल कलाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और सतीश धवन ने फेलियर की सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। एपीजे अब्दुल कलाम इससे चौंक गए। सतीश धवन के इस एक्ट के बाद एपीजे अब्दुल कलाम दुगनी मेहनत से काम करने लगे। इसके बाद 1980 में इंडिया ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया अपने ही लॉन्चर से, SLV से, और इंडिया छठा देश बन गया पूरी दुनिया में अपने ही लॉन्चर से सैटेलाइट लॉन्च करने वाला। एपीजे अब्दुल कलाम गर्वित थे। सतीश धवन फिर से आए उनके पास और फिर से बोला आओ चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चलते हैं, और उस समय उन्होंने सारा क्रेडिट एपीजे अब्दुल कलाम को दे दिया। 1984 में एक और बहुत बड़ी उपलब्धि थी इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए, जब इंडिया के पहले व्यक्ति, पहले एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए थे सोवियत यूनियन के रॉकेट में, जिनका नाम था राकेश शर्मा। भारत के उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब राकेश शर्मा से पूछा कि ऊपर से इंडिया कैसे लगता है, तो राकेश शर्मा ने कहा सारे जहां से अच्छा। 1994 में इंडिया ने एक और उपलब्धि हासिल की जब उन्होंने PSLV बनाया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि SLV से बहुत ज़्यादा एडवांस था। PSLV आज तक इंडिया के लॉन्चेस के लिए यूज़ होता है।
PSLV का सक्सेस रेशियो इतना अच्छा है कि अब तक 53 में से 51 रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किए PSLV ने। 2001 में इंडिया ने एक और लॉन्च व्हीकल बनाया, GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वो और भी ज़्यादा एडवांस था। पर दोस्तों, जहाँ पे इसरो एक के बाद एक सक्सेस पाता जा रहा था, उस पर कुछ दाग और कुछ रुकावटें भी लगी, जैसे कि नंबी नारायणन और उनके कुछ साथी। इसके अलावा मालदीव्स की 2 महिलाओं पे जासूसी का आरोप लगा और पाकिस्तान को इसरो के सीक्रेट्स देने का भी इल्ज़ाम लगा। पर इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायणन समेत उन पर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो साबित नहीं हो पाया। इसके अलावा जब इंडिया ने पोखरण का टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, तब अमेरिका ने इंडिया पे बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम था उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। इसके बाद भी हम रुके नहीं, इंडिया रुका नहीं। आज इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, इंडिया मार्स पे पहुंच चुका है। जहां पे रॉसकॉस्मॉस, नासा, यूरोपियन एजेंसीज लगातार फेल हो रही है, वहां पे इसरो का सक्सेस रेट बढ़ता ही जा रहा है। और जितने की एक हॉलीवुड की फिल्म बन जाती है, उसके आधे से भी कम पैसों में हम सैटेलाइट छोड़ देते हैं। आज चाहे सैटेलाइट टीवी हो या फिर मोबाइल नेटवर्क, वेदर फोरकास्ट हो या फिर डिजिटल इंडिया, ये सब इसरो की ही देन है। 2008 में भारत ने लॉन्च किया चंद्रयान-1 और चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचने वाले इंडिया 5वां देश बन गया। चंद्रयान-1 ने चांद की 70,000 से ज़्यादा 3D इमेज खींची और इंडिया में वापस भेजी। चंद्रयान-1 मिशन से ही पता लगा कि चांद में पानी है और बर्फ भी है। 2013 में भारत ने मंगलयान छोड़ा और मार्स का सफर शुरू किया। ठीक 1 साल बाद 2014 में इंडिया मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा। पहली ही कोशिश में मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने वाला इंडिया पहला देश बन गया। नासा और रॉसकॉस्मॉस भी ये नहीं कर पाए थे। चंद्रयान-3 पूरी दुनिया में भारत को गर्वित करेगा, भारत का सम्मान बढ़ाएगा। इसरो भारत की शान है, भारत का गर्व है और भारत का भविष्य है। हम तहे दिल से इसरो के सारे साइंटिस्ट को सलाम करते हैं। जय हिंद।